मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर में भी ऑनलाइन साइट्स के जरिए और क्रेडिट कार्ड ओटीपी शेयर के नाम पर लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। शहर के अलग अलग थानों में इस तरह के मामलों की कई शिकायतें आई, जिसके बाद इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। क्राइम ब्रांच ने 4 टीमें बनाई हैं। एक टीम लिंक के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करने वालों का पर्दाफाश करेगी। दूसरी टीम ऑनलाइन साइट पर आर्मी अधिकारी बनकर सामान सस्ता बेचने के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ेगी। तीसरी टीम ओटीपी, क्रेडिट कार्ड और बैंक अधिकारी बनकर फोन कॉल करने वालों पर शिकंजा कसेगी। वहीं चौथी टीम ऐसे फ्रॉड पर लगाम लगाएगी जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी का दावा है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। वेबसाइट्स पे इस तरह की बातें आई हैं जहां पर लोग बहुत सस्ते दर पर चीज़ों को बेचते हैं। ऐसे मामलों के लिए भी एरिया को चिन्हित किया गया है जहां से इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही हैं। यूपीआई बेस्ड जो क्राइम है उनके लिए भी अलग एरियाज हैं। जो मुख्य तौर पे लिंक बेस्ड और ओटीपी बेस्ड जो मामले हैं उनके लिए भी अलग अलग क्षेत्र हैं। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही इनके आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश दंडूतिया जी हैं, एएसपी हैं क्राइम ब्रांच इंदौर से। वो हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका राजेश जी IBC 24 पर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, सबसे पहले तो लगातार मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, ग्वालियर चंबल इलाके की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें, जबलपुर की बात कर लें, ये वो इलाके हो गए हैं जहां आसानी से साइबर फ्रॉड को ये शातिर बदमाश अंजाम देते हैं और धीरे धीरे ये अपना विस्तार भी करते जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप देखेंगे ये जो कोरोना काल में जब ये 3 महीने लगभग मोर और लेस ये लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तो इसमें बड़ा तेज़ी से इजाफा हुआ है ऐसे क्राइम में, साइबर क्राइम में, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में बैठकर वो वहाँ से वो सिर्फ उनको ऑनलाइन फ्रॉड करना है। हज़ारों किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है तो उसको अपनी ठगी का शिकार बनाना है। तो उस समय लॉकडाउन में इस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी ऑनलाइन, और उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद भी हुआ। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे स्टेट्स में भी देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में इन लोगों के द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज़ की गई हैं और साइबर क्राइम का कई लोगों को शिकार बनाया गया है। इसमें हमने लगभग जितनी भी जो शिकायतें थी उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद हमने आइडेंटिफाइड किया कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं, जो कई स्टेट में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें हमने अभी फिलहाल इनको 4 भागों में डिवाइड करते हुए जॉब फ्रॉड, जॉब रिलेटेड फ्रॉड है, जो शिकायतें हैं आपको जॉब लगवाने के नाम पे आप इतनी फीस भरें, आपको इतनी फीस भरनी होगी, रिक्वेजिशन फीस, तो इस तरह से फ्रॉड करते हैं। ऐसे ही लोन को लेकर के अगर आपको लोन लेना है तो लोन दिलवाने के नाम पर फिर ये लोग इतनी फीस भरनी है आपको, तो लोन फ्रॉड। इसी तरह कस्टमर केयर फ्रॉड, जो कस्टमर केयर की जो सर्विसेज होती है उसके नाम पर के हम यहाँ से बोल रहे हैं आप ये बताइए, आप अपना OTP बताइए, तो इस तरह से कस्टमर केयर के माध्यम से भी इनके द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है। और चौथा है OLX फ्रॉड। तो ये 4 में हमने डिवाइड किया गया और लगभग 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनमें FIR रजिस्टर्ड की गई है। और जो हमने पाया है उसमें मुख्यतः जो OLX फ्रॉड है तो इसमें यूपी बॉर्डर के कुछ, हरियाणा बॉर्डर के कुछ गांव हैं और पश्चिम बंगाल में कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग हैं। बिहार है, झारखंड के कुछ जो जमतारा जैसे कि आपने सुना होगा, बिल्कुल ये भी कुछ लोग एक्टिव है। राजस्थान में भरतपुर के कुछ गांव में ऐसे जो क्रिमिनल लोग, जब इनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है, जो साइबर के माध्यम से इनके जो नंबर्स थे, इनके जो बैंक अकाउंट्स थे, इनकी जो हम इनकी तह तक गए तो फिर ये पता चला है कि इस अलग अलग स्टेटों में फैले हुए हैं। तो हमने पूरी अपनी व्यूहरचना तैयार कर ली है। चूँकि अभी इनको पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी थी, तो अभी आइडेंटिफिकेशन करते हुए लगभग 200 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। 4 FIR रजिस्टर्ड की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 भागों में हम जॉब, लोन और कस्टमर केयर OLX। इसके अलावा अब चूंकि अभी इस समय इंटरस्टेट जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, अभी फोर्स की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कोरोना को देखते हुए भी अभी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड है। इन द मीन टाइम हम लोग, हमारी पूरी प्लानिंग है, इन द मीन टाइम हम लोग ये कोशिश करते हैं कि साइबर अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैला सके, क्योंकि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर अवेयरनेस ही एकमात्र माध्यम है अभी इस वर्तमान में। तो ऐसे में हम काफ़ी एडवाइजरी भी जारी करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी एडवाइजरी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कराते हैं। जिस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं
तुरंत हम उस कंप्लेंट्स पे जो हमें पता चलता है तो उसमें क्या क्या जो प्रिवेंशन हो सकते हैं उसको मिक्स करके हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं। हर 2 से 3 दिन में हम एक एडवाइजरी जारी करते हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, सभी जगह के माध्यम से ये सर्कुलेट होती है। जी सर, कई बार देखा गया है कि कई बार ओटीपी पूछने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब भी हमने देखा है कई बार लोगों के अकाउंट से ही पैसे, आप लिंक पे क्लिक करते हैं या कोई उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, वो सारी चीज़ें उनकी वहीं डाउनलोड कर ली जाती है। सवाल ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को और 50 या 60 साल की उम्र से ज़्यादा जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये लोग निशाना बनाते हैं। ये बेसिकली बिल्कुल सही कहना है आपका, और ये फिशिंग कहलाता है इसको। ये लोग बार बार पिंच करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, लिंक भेजते रहते हैं, और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं और आपकी जो डाटा स्टील हो जाता है। ये सारी टेक्निक्स डाटा स्टील के लिए हैं, और ये लगातार आपको पिंच करेंगे, फ़ोन करेंगे, लगातार बार बार कॉल करेंगे, नंबर बदल बदल के फ़ोन करेंगे, आपको लिंक्स भेजते रहेंगे, और कभी ना कभी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो फिर आप उसका शिकार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिशिंग इन साइबर टर्म। तो फिशिंग इसको बोलते हैं, और लोग इस तरह का शिकार होते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा तो अभी कुछ इस तरह की भी घटनाएं बढ़ी हैं कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए तो जो आपका जो ऑक्सीमीटर है या फिर ऑक्सीजन को लेवल को मेजर करने का है या फिर बीपी मेजर करने का है, कोरोना का टेस्ट करने का है, तो इस तरह के जब ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आप पाते हैं कि जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ स्टीलिंग डाटा। तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं, और स्वाभाविक है क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं वो अभी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, और रिमोट एरिया में जो लोग होते हैं वो काफ़ी अनभिज्ञ हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो निशाने पे जो लोग आते हैं वो मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय जो जिनके पास बहुत इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, उन लोगों को ज़्यादातर ये अधिकांश केसेज में ये निशाना बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये गंभीर समस्या है। तो साइट्स भी होंगी जो लगातार, चाहे त्यौहार हो या लॉकडाउन के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, त्यौहार के समय कि आपको ये फ़ोन जो है बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे, ये सामान बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे। सवाल ये होता है कि वहाँ ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सीधे आप अपना कार्ड और सीवीवी नंबर डालते हैं और सिर्फ खरीदारी करते हैं, क्योंकि वहाँ अकाउंट से पैसा कटना होता है। कई बार वहाँ से सामान आने में लेट हो जाता है या फिर सामान आता ही नहीं है, सीधा आपके अकाउंट से पैसा कटा, फिर आप उस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे वेबसाइट्स पर क्या आपकी नज़र है? निश्चित रूप से ऐसी वेबसाइट पर हमारी नज़र है, और हम इस तरह की एडवाइजरी भी जारी करते हैं किन लिंक्स को अपन को नहीं खोलना है, किन लिंक्स को अपन खोल सकते हैं, कैसे इनको वेरीफाइड करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग एडवाइजरी में जारी करते हैं। जहाँ जहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ जहाँ तक लोग सीरियसली इसको पढ़ते हैं। बेसिकली साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने का एक ही मात्र तरीका है जो सबसे ज़्यादा है, वो साइबर अवेयरनेस। जितनी अवेयरनेस फैलाई जाएगी, क्योंकि वो लोग जो टारगेट भी वही टारगेट हज़ारों किलोमीटर दूर है, और जो अटैकर भी है वो डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ऐसी डिस्टेंस होती है। ऐसे में अवेयरनेस, उनकी नई नई टैक्टिक्स आती हैं, तो हम उनसे कैसे सावधान रहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें इनकी तरफ ध्यान देना होगा कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, एडवाइजरी के माध्यम से भी। निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपकी तरफ से या भारत सरकार की तरफ से या मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच की तरफ से कुछ ऐसी साइट्स का पता लगाया है जिन्हें बैन करने की बात कही जा रही हो या जिनके लिंक ना खुले? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लगातार न केवल ऐसी साइट्स बल्कि ऐसी कई लिंक्स भी होती हैं, हम लगातार जो भी संबंधित, चाहे वो फेसबुक हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो या फिर कोई भी और माध्यम हो, हम निश्चित रूप से उन सब कंपनी को लेटर लिखते हैं उसको बैन करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए। ये सारी एक्टिविटीज हमारी एप्लीकेशंस के दौरान, जो इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हमारा पार्ट होती है और हम इसको करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश दंदुटिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जिस तरह से राजेश जी ने बताया